घर एक ऐसी जगह जिसे हम सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उसी घर की चारदीवारी के अंदर किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देता है। और देखिए ये सवाल ना बहुत जरूरी है। सालों तक क्या होता था, यही माना जाता था कि घर के अंदर के मामले भाई वो तो निजी हैं, पर्सनल हैं, वहां कानून का क्या काम। लेकिन 2005 का ये अधिनियम इस पूरी सोच को बदल देता है। ये साफ कहता है कि सुरक्षा का अधिकार घर के दरवाजे पर आकर खत्म नहीं हो जाता। तो इस कानून को ठीक से समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर जानेंगे कि इसे बनाया क्यों गया, ये असल में किसकी मदद करता है, इसमें इस्तेमाल हुए कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये कानून कहाँ कहाँ लागू होता है। तो किसी भी कानून को समझने का पहला कदम क्या है? उसका ढांचा, उसकी नींव समझना। तो चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं कि ये एक्ट आखिर बना कैसे है। सोचिए, ये सिर्फ एक दो नियम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। पूरे 37 अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें, और हर सेक्शन एक खास पहलू को देखता है। शिकायत दर्ज करने से लेकर सुरक्षा के आदेश तक, सब कुछ। और इन 37 सेक्शंस को और आसान बनाने के लिए 5 बड़े चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 5 कदम हैं, समस्या की पहचान से लेकर उसके समाधान तक, जो इस कानून को एक लॉजिकल फ्लो देते हैं। देखिए, कोई भी कानून रातों रात नहीं बनता। इसे सितंबर 2005 में प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली, मतलब फाइनल स्टैंप लग गया, और फिर करीब 1 साल बाद 26 अक्टूबर 2006 से ये पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो इसका ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद है क्या? और पता है, इस कानून की सबसे बड़ी और मैं कहूँगा क्रांतिकारी बात क्या है? इसका दायरा। ये कानून साफ साफ कहता है कि हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। इसका असली मकसद तो महिलाओं को हर तरह की घरेलू हिंसा से बचाना है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, या फिर पैसों से जुड़ा शोषण ही क्यों ना हो। देखिए, कानून बनाना एक बात है, पर उसे असल जिंदगी में लागू करना, वो काम करती हैं अदालतें। और यहीं पर इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा केस एक मील का पत्थर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस केस ने ये साफ कर दिया कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि सिविल रेमेडीज यानी नागरिक अधिकार देना भी है, जैसे कि घर में रहने का अधिकार या गुजारा भत्ता पाने का अधिकार। अदालत के शब्द बिल्कुल साफ थे। मतलब ये कि कानून का काम सिर्फ तब शुरू नहीं होता जब हिंसा हो चुकी हो, नहीं, इसका काम हिंसा को होने से रोकना भी है। ये एक प्रोटेक्शन का कानून है, सिर्फ पनिशमेंट का नहीं। तो ठीक है, ये कानून सुरक्षा देता है, पर अगला सवाल, किसको? कौन है जो इस सुरक्षा का दावा कर सकता है? कानून की भाषा में इसके लिए एक टर्म है, एग्रीव्ड पर्सन, यानी व्यथित व्यक्ति। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये कोई भी महिला हो सकती है जो आरोपी के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या कभी थी। और ये जो कभी थी वाला हिस्सा है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई महिला वो रिश्ता तोड़कर अलग भी हो चुकी है, तब भी उसे इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिल सकती है। और देखिए, कानून की भाषा भी यही कहती है, डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी महिला अगर वो किसी भी तरह के डोमेस्टिक रिलेशनशिप में वायलेंस फेस कर रही है, तो वो मदद मांग सकती है। अब देखिए, एग्रीव्ड पर्सन को सुरक्षा मिलना 2 और जरूरी चीजों पर टिका है। पहली, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी घरेलू नातेदारी का होना, और दूसरी, एक शेयर्ड हाउसहोल्ड यानी साझा निवास। सच कहूं तो ये 2 कॉन्सेप्ट इस पूरे कानून की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये घरेलू नातेदारी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें 2 लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं या कभी रहे हों। बस, इसका पूरा बेसिस ही एक साथ रहना है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कानून खून के रिश्तों को भी कवर करता है, लिव इन रिलेशनशिप्स को भी, गोद लिए गए बच्चों को भी, और यहाँ तक कि जॉइंट फैमिली में रह रहे रिश्तेदारों को भी। मतलब रिश्ते का नाम चाहे जो भी हो, अगर आप साथ रह रहे हैं तो ये कानून लागू होगा। और अब आता है हमारा आखिरी जरूरी कॉन्सेप्ट, साझा निवास।
ये वो घर है जहाँ पीड़ित महिला उस रिश्ते में रहती थी। और यहाँ सबसे सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि अगर उसे जबरदस्ती घर से निकाल भी दिया गया हो ना, तब भी कानून की नज़र में वो घर साझा ही माना जाएगा और वो महिला अपने अधिकारों का दावा कर सकती है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये कानून क्या है, किसे बचाता है और किन हालातों में बचाता है। अब बस एक आखिरी सवाल बचा है, ये सुरक्षा आखिर मिलती कहाँ है? मतलब ये कानून देश के किन-किन हिस्सों में लागू होता है? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, पूरे भारत में। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में महिलाओं को इस कानून के तहत बराबर की सुरक्षा का अधिकार है। और इस बात को ना इस एक्ट का सेक्शन 1 ही बिल्कुल पहली लाइन में ही पत्थर की लकीर बना देता है। वो साफ कहता है, ये पूरे भारत पर लागू होगा। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, ये एक नेशनल प्रोटेक्शन शील्ड है। तो कुल मिलाकर घरेलू हिंसा अधिनियम सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। ये एक ऐलान है कि घर की चारदीवारी के अंदर भी किसी के अधिकार और सम्मान मायने रखते हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब कानून घर के अंदर की सच्चाई को पहचानने की हिम्मत करता है, तो एक समाज के तौर पर हम अपने रिश्तों को और सुरक्षित और ज़्यादा सम्मानजनक कैसे बना सकते हैं?